ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है कि तीन समुच्चय अगर दिए रहते हैं तो उन तीन समुच्चयों के दिए गए रहने के बाद ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है। कहने का मतलब कि यदि तीन समुच्चय, यदि ए बी तथा सी तीन समुच्चय हों, तीन समुच्चय हों तो इनके लिए साहचर्य नियम निम्नवत होता है। कैसे होता है ध्यान से देखिए, और इसका टोटल सॉल्यूशन भी बताएंगे, इसको प्रमाणित भी करेंगे। अभी केवल समझना है, जब बोला जाएगा लिखने के लिए तब लिखिएगा, ठीक है। तो क्या है, यदि ए बी तथा सी तीन समुच्चय हों तो इनके लिए साहचर्य नियम निम्नवत होता है। क्या होता है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ध्यान दीजिए, ऐसे अगर आप पढ़िएगा तो कई लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, गलती हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और इस प्रकार से ये जो है वो यूनियन के लिए जो है साहचर्य नियम मिलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, तो दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो इंटरसेक्शन के लिए बनता है। क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है इतना। अब ध्यान देना, ये जो हमें मान दिखाई दे रहे हैं इनको पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि कैसे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन, तोड़ करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इन सूत्रों को प्रमाणित करेंगे, और ये सूत्र ए बी सी तीन समुच्चय हों तो उनके लिए साहचर्य नियम को प्रदर्शित करता है, यही ना है जी। तो साहचर्य नियम को प्रदर्शित करने वाले इस सूत्र में सबसे पहला जो है वो हम सत्यापन करेंगे। नंबर 1, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है कि ये पहचानना है कि कहाँ यूनियन है और कहाँ इंटरसेक्शन है। जहाँ यूनियन होगा वहाँ पर हम बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यूनियन होने पर और का, और अगर वो बिलोंग नहीं करता है तो किसका यूज करेंगे, एंड का। कहने का मतलब है, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर यूनियन होता है, और यूनियन में दो ही चीज़ हो सकता है, जो उसका अवयव होगा वो बिलोंग करेगा, जो उसका अवयव होगा वो बिलोंग नहीं करेगा। तो अवयव अगर बिलोंग करता है तो और लिखेंगे, अवयव अगर बिलोंग नहीं करता है तो क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। यूनियन को सूचित किससे करते हैं, यू से। अब ये तो बात हुआ यूनियन का कि यूनियन में अगर अवयव बिलोंग करेगा तो और लिखेंगे, अवयव बिलोंग नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो ये जो संकेतन होता है वो किसका होता है, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में भी दो ही पॉइंट हो सकते हैं। क्या हो सकता है, पहला हो सकता है बिलोंग्स टू और दूसरा हो सकता है नॉट बिलोंग्स टू। तो ध्यान रहे, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। जब बिलोंग्स टू होता है तो एंड का यूज करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू होता है तो और का यूज करते हैं। यही कंसेप्ट जो है वो याद रहेगा तो आप प्रमाणित कर पाओगे। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग वीडियो के माध्यम से भी जान जाएंगे कि अगर यूनियन है तो बिलोंग्स टू रहेगा तो और का यूज करेंगे, और अगर यूनियन है नॉट बिलोंग्स टू रहेगा तो एंड का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद वो लोग जो नहीं जानते हैं इंटरसेक्शन के विषय में कि एलिमेंट जब बिलोंग करेगा तो क्या होगा, तो उनको भी पता चल जाएगा कि अगर इंटरसेक्शन होगा तो उस स्थिति में बिलोंग्स टू होगा तो एंड होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा तो और होगा। जस्ट अपोजिट हो जाता है, मिरर इंटरफेस इसको बोला जाता है। मिरर इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि जहाँ और है वहाँ एंड हो गया, जहाँ एंड है वहाँ और हो गया। आप लोग पढ़े होंगे दर्पण में पार्श्विक परावर्तन। पार्श्विक परावर्तन में क्या होता है कि हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा शरीर का दाहिना भाग उसमें बायां दिखता है और बायां भाग
दायां दिखता है, ये 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, इसी को मिरर इंटरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ जो है देखने को मिलता है। यूनियन में अगर बिलोंग्स टू है तो और, नॉट बिलोंग्स टू है तो एंड, इंटरसेक्शन में अगर बिलोंग्स टू है तो एंड, नॉट बिलोंग्स टू है तो और। क्लियर है ना इतना? अब हम इसको प्रमाणित करते हैं और इसको अंकों पर भी प्रमाणित करेंगे और साथ ही साथ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पर भी प्रमाणित करेंगे। तो सबसे पहले क्या, LHS लेके चलेंगे। तो LHS लेकर के चलेंगे तो इस सूत्र को प्रमाणित करते हैं। कैसे? तो माना कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। X बिलोंग्स टू A यूनियन के लिए और फिर अब ये X इससे भी बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू B यूनियन C। ये X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C एक साथ है। इसके बाद हम देखते क्या है कि जब X का मान यानी X जो अवयव है वह A यूनियन B यूनियन C से बिलोंग करता है, इसका मतलब कि X A से भी बिलोंग करेगा और X B यूनियन C से भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अंकों पर भी इसको समझेंगे। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो X बिलोंग्स टू A और है ना जी, तो ये हो जाएगा और X बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, B यूनियन है तो और X बिलोंग्स टू C। कोई दिक्कत? अब हम देख क्या रहे हैं कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। आप खुद सोचिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि A B C तीन समुच्चय हो तो तीनों समुच्चयों के अवयवों को मिला देने पर जो बनता है वही ना A यूनियन B यूनियन C कहलाएगा, यानी अवयव सबका होगा। तो आप खुद सोचिए कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B ब्रैकेट में और X बिलोंग्स टू C। अब अगर हम यूनियन के लिए और लिख सकते हैं तो और के लिए यूनियन नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा X बिलोंग्स टू A यूनियन B। ये क्या हो जाएगा, तो और X बिलोंग्स टू C। अब आप खुद देखिए ये वाला कंडीशन आ चुका है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B यूनियन C। अब देखो X बिलोंग्स टू A यूनियन B और X बिलोंग्स टू C। तो जब हम इसको अगर एक साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, इसके एवज में हमें मिलेगा इसके स्थान पर X बिलोंग्स टू A यूनियन B और है तो क्या होगा, यूनियन C। कोई दिक्कत? अब क्या होगा, तो ये जो हमें मान मिला वो मिला किसका, तो हमें मिला X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C का। अब देखा जाए क्या ये जो मान है ये इसका उपसमुच्चय बनेगा। जब अंकों पर आधारित प्रश्न समझा रहे थे कल के क्लास में तो आपने देखा होगा कि ये इसका क्या बन गया था, उपसमुच्चय। ये नियम हर में लागू होता है, जितना भी आएगा सूत्र उन सब में लागू होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए A यूनियन B यूनियन C उपसमुच्चय है किसका, A यूनियन B यूनियन C का। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब जब समीकरण 1 हल कर लिए तो इसका RHS जब हल करेंगे तो वो दिक्कत होगा, सेम टू सेम इसी का अपोनेंट होता है। कैसे होगा देखते हैं। माना कि X बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B और यूनियन C। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, ध्यान देना, X बिलोंग्स टू A यूनियन B और यूनियन है तो और X बिलोंग्स टू, ध्यान देना, X बिलोंग्स टू A यूनियन के लिए और X बिलोंग्स टू B। फिर से देखना और X बिलोंग्स टू, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं क्या, तो X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। यानी X A से भी बिलोंग करता है, B से भी बिलोंग करता है और C से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो X बिलोंग्स टू A और है तो क्या लिखेंगे, और है तो और ही लिखते हैं, इसको लिखेंगे X बिलोंग्स टू B यूनियन C। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A और है X बिलोंग्स टू B यूनियन C। तो हम लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि X बिलोंग्स टू A, जैसे यहाँ पर था X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B यूनियन C। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन
यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C। फाइनली हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A और है तो लिखेंगे यूनियन, और ये क्या हो जाएगा B यूनियन C। ले करके चले RHS आ क्या गया LHS। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए A यूनियन B यूनियन C उप समुच्चय है किसका, A यूनियन B यूनियन C। ये हो जाएगा समीकरण 2। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब A यूनियन B यूनियन C उप समुच्चय है A यूनियन B यूनियन C का, और यहाँ क्या है, तो A यूनियन B यूनियन C उप समुच्चय है A यूनियन B यूनियन C का, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B और यूनियन C। और इस प्रकार से जो है वो हमने यहाँ पर ये सूत्र प्रमाणित कर दिया। अब बाकी क्या है, अंक पर, बाकी क्या है, अंक पर आधारित। तो अंक पर आधारित देखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अंक पर आधारित देखेंगे। तो जब रिकॉर्ड टूटेगा तब ना, तो रिकॉर्ड तोड़ने पर जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है 12th क्लास के लिए कि 12th क्लास में जो इस साल में बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट किया गया है, और ख़ास करके जो इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट करने के बाद बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर हम भी तोड़ देंगे। तो अरे भाई, इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ोगे, इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करोगे, माता पिता का नाम रोशन करोगे तब ना। मान लो आप कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हो तो फिर आपका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन पुरस्कार उसको दिया जाएगा जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है और 84% का रिकॉर्ड क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 84% से जो ज़्यादा लेकर के आएगा तो उसको क्या दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से हमने तो स्मार्टफोन के लिए कहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यूजफुल कहा जाए तो एक सैमसंग का टैब है ना। हमको लग रहा है कि 15,000 16,000 का मिलेगा। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो फीस दिए हैं वो अपने फीस से दुगना पैसा का जो है वो सामान लेकर के जा सकते हैं, गिफ्ट लेकर के जा सकते हैं। अब बाकी रहा आप लोगों का बात, तो आप लोग क्या परफॉर्मेंस करते हो। अभी तो साल भर इंतज़ार करना, अभी 11th क्लास में हो, 12th में जाओगे तब ना। और 12th में अगर मन लगा करके पढ़ दिए तो अभी 10th में तो खूब नंबर कबारे हो, 82%, तो 79%, 84% है कि नहीं। 84% है ना जी, कौन 84% किसका है, हाँ यहाँ पे। तो अब ये 12th में ले करके आओ तब ना। कहीं पता चला कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ तो 12th वाला 84% ब्रेक करके 86 ला दिया, तो तुम लोगों के समय से 86% रेड मार्क हो जाएगा कि 86% से ज़्यादा लेकर के आओ, तब आप लोगों को क्या मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ने वाला होगा वो लेकर के आएगा, बाकी तो जो लगन में पूरी खाने वाला है तो पूरी खाने के लिए छुट्टी मारिए रहा है। तो पढ़ाई जो है ऐसे थोड़ी ना होता है कि पता चल कि मौसी के हैं शादी बटे तो 4 दिन पहले ही से जाके बैठ गई नहीं। तो ऐसे थोड़े ना होता है। मम्मी पापा को जाने दीजिए, आपका क्लास है, आप क्लास कीजिए। जिस दिन शादी है क्लास करने के बाद आप जाइए, बात समझ में आ रहा है। या चलिए क्लास करने के बाद आप नहीं जाइएगा तो उस दिन क्लास छोड़ दीजिए, 1 दिन क्लास छूटेगा। ऐसे अगर छुट्टी मारिएगा तो 4 दिन क्लास छूटेगा। जैसे अभी 12th क्लास का है, 12th क्लास में हम लोग क्या किए हैं, 12th क्लास में इंस्टीट्यूशन सभी बंद हैं। हम लोग क्या किए कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तबीयत थोड़ा ख़राब है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप आइए 1:15 पर, हम आपको 1:15 से लेकर के 4:30 बजे तक पढ़ाएंगे। कल एक लड़की एकदम रोंदू जैसा मुंह बना ली पढ़ते पढ़ते। क्यों भाई, प्रेशर है ना, पहली बार लड़की उतना पढ़ी है। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं तो 4 घंटा लगातार बैठ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब 3 घंटा लगातार बैठ करके क्या दो, पेपर दो। अब पेपर देने के बाद अब वहाँ से बस पकड़ो, कुछ समोसा वगैरह खा लो और बस पकड़ करके आओ खौरीपुर गोला पर। तो यहाँ पर अब लगातार 4 घंटा, तो 4 3 7 घंटा। और एकदम परेशान हो गई। हम टॉपिक लिखवा रहे हैं, वो एकदम झुंझला रही है। वीडियो बनाने के लिए जैसे ही हम अपना स्टैंड और तार मतलब माइक जो है वो निकाले, तो जैसे ही माइक निकाले तो ना ना हम ना पढ़ो। मैंने ठीक है भाई, क्लास बंद करते हैं। तो हमको लग रहा है कि 4 बजने में 10 मिनट कम होगा, क्लास बंद हो गया। एक क्लास केवल नहीं चल पाया। तो आप सोच करके देखो, जहाँ ऑप्शन है कि एक भी क्लास नहीं चलेगा, वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा। 3 सब्जेक्ट तो कवर हुआ ना। तो इससे स्टेमिना का पता चलता है कि बच्चा कितना मेहनत कर सकता है और इसी स्टेमिना को बढ़ाना है। तो ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा। और जो विद्यार्थी बैठना सीख गया, बैठ करके पढ़ना सीख गया, उसका रिजल्ट हमेशा बढ़िया आएगा। क्योंकि 11th और 12th में समय नहीं देखा जाता है, बैठ गए तो टॉपिक देखो।
क्योंकि 1 घंटा बैठोगे पता चला कि एक टॉपिक जो है वो याद ही नहीं हुआ अभी जिस अवस्था में हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टॉपिक तुमको पढ़ना पड़ेगा, समय नहीं देखना पड़ेगा। फिजिक्स अगर पढ़ने बैठ गए तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि हम फिजिक्स में आज अगर बायो सावर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो हमको आज ये पढ़ जाना है और अच्छे से इसको सीख लेना है। अब उसको सीखने में तुमको 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 1 घंटा लगे, तो उतना में ही आप उसको जो है वो ईजिली कैच कर लो और जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा जो है वो कैप्चर कर लोगे। तो ये टारगेट लेकर के पढ़ा जाता है 11th और 12th में। घड़ी देख करके ना पता चला कि मम्मी 2 झप्पड़ मार दी तो पढ़ नहीं रही हो या पढ़ नहीं रहे हो, पापा मार दिए 2 झप्पड़, तो दिखाने के लिए घड़ी देख ली, पापा 4 बजे बैठल बानी पढ़े खातिर, अब घड़ी देख रहे हैं 5 बजने में कितना समय है। बात समझ में आ रहा है। बार बार जो 2 बार पानी पीने गए, 10 बार जो है वो बाहर चले गए, तो ऐसे पढ़ाई थोड़े ना होता है। डिटरमाइन होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा। ये सीख जाओगे धीरे धीरे। अभी तो 11th क्लास में हो ना, समय सब चीज़ सिखा देगा। बात समझ में आया कैसे पढ़ना है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ का जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे, साहचर्य नियम का। ये जो हमने प्रमाणित किया है क्या है, ध्यान से देखना। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान देना, ये जो है वो LHS है और ये जो है वो RHS है, और इसमें उपयुक्त होने वाले ABC 3 क्या हैं, समुच्चय हैं। इन्हीं के लिए ये नियम है। तो हम ABC 3 समुच्चय मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि A बराबर 1 2, B बराबर 2 3, C बराबर 3 4 5, 3 समुच्चय मान लिए। अब इन 3 समुच्चयों को मानने के पश्चात हम क्या करेंगे कि ये ABC जो ये माने हैं, इसको हम LHS पहले वैल्यू निकालेंगे। लेकिन LHS निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए B यूनियन C। तो हम सबसे पहले B यूनियन C निकालेंगे। B यूनियन C का मान कितना है, तो B के जगह पर 2 3, यूनियन C के जगह पर 3 4 5। अब जब हम B यूनियन C का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 4 5। अब 3 तो 2 बार है, तो क्या 3 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5, ये B यूनियन C का मान हो गया। लेकिन हमें LHS में जो वैल्यू दिया है वो LHS में वैल्यू है A यूनियन B यूनियन C। तो जब A यूनियन B यूनियन C दिया गया है तो अब हम इसका मान निकालेंगे। तो A का मान रखेंगे। तो देखो A का मान क्या हो जाएगा, A का मान क्या है, 1 और 2। तो हम रख देंगे A का मान 1 और 2। यूनियन है तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन। और B यूनियन C, तो देखा जाए B यूनियन C का मान 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। फाइनली 1 2 के बाद 2 3 4 5 जो आया है, इसको हम जब सम्मिलित कर देंगे तो सम्मिलन कहलाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो मान मिला वो किसका मान मिला, A यूनियन B का मान मिला। अब ये A यूनियन B का मान, सॉरी, ये जो मान मिला वो हमें मिला A यूनियन B यूनियन C का मान मिला। और ये जो मान मिला ये मान LHS का है कि नहीं है। तो जब ये मान LHS का है तो अब हमको क्या निकालना है, RHS। तो RHS में क्या है, RHS में हम देख सकते हैं कि A यूनियन B है और उसके बाद क्या है, यूनियन C है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A यूनियन B। तो A यूनियन B पहले निकाल देते हैं, A यूनियन B। तो A का मान रखेंगे 1 और 2, यूनियन B का मान रखेंगे 2 और 3। फाइनली हमें A यूनियन B का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। अब ध्यान देना, जो हमें मान निकालना है RHS में, वो RHS में मान है A यूनियन B यूनियन C। तो हम क्या करेंगे, A यूनियन B यूनियन C का मान निकाल देंगे। A यूनियन B का मान कितना है, 1 2 3। तो हम लिखेंगे 1 2 3। यूनियन C का मान रखेंगे तो C का मान है 3 4 और 5। तो हम यहाँ रखेंगे 3 4 और 5। जब हम इसे मिला देंगे तो सम्मिलन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और 5। अब हम अगर देखें तो हमें RHS का जो मान मिला है वो LHS के मान के क्या है, बराबर है। अब ध्यान देना, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा। और जब LHS बराबर RHS हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, A यूनियन
बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और यूनियन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर आपने जो वो प्रमाणित किया है चिन्ह के आधार पर, उसमें आप देखिएगा तो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू सी। तो हमने कह दिया कि अगर x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू सी है, तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एक साथ कर देंगे। तो देखो तो x बिलोंग्स टू ए है ना 1 2, x बिलोंग्स टू बी है ना 2 3, x बिलोंग्स टू सी है ना 3 4 5, और यही x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी में है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? ऐसा एक भी अवयव है जो ए बी सी से बिलोंग करता हो और ए यूनियन बी यूनियन सी से ना करता हो, या ए यूनियन बी यूनियन सी से ना करता हो? ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो ये जो भी अवयव हैं वो ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से अंकों के आधार पर भी प्रमाणित कर दिए और संकेतन के आधार पर भी प्रमाणित कर दिए। नोट किया जाए, फिर आगे जो है वो इंटरसेक्शन वाला प्रमाणित करेंगे आज के ही क्लास में। इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो है वो अब साहचर्य नियम देखेंगे। तो इंटरसेक्शन से रिलेटेड साहचर्य नियम क्या है? इंटरसेक्शन से रिलेटेड साहचर्य नियम है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम क्या करेंगे कि इसके LHS को सॉल्व करेंगे और इसके RHS को सॉल्व करेंगे संकेतन विधि से। तो एक चीज़ ध्यान देना, इससे पहले वाले जो टॉपिक को मैंने बताया है, पहले वाले में मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू, है ना। RHS में प्रायः y बिलोंग्स टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? y बिलोंग्स टू का। लेकिन अगर हमने वहाँ पर x बिलोंग्स टू ही कर दिया है तो ये समझना है कि x और x क्या है? x और x दो अलग अलग जो है वो अवयव है ना। जैसे अभी मैंने अंकों पर आधारित बताया था जो एग्जाम्पल, तो 1 2 3 अलग अलग था ना, वैसे ही वो अलग अलग एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल्स में हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं किसी को भी x और किसी को भी y। तो वहाँ पर अगर कोई ये कहे कि नहीं x है तो वो क्या है? गलत है, y होना चाहिए, y बिलोंग्स टू। तो बताना पड़ेगा कि नहीं, LHS के लिए x अलग है और RHS के लिए x क्या है? अलग है। भले x बिलोंग्स टू लिखा गया है दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा ऑब्जेक्शन करने वाले तो कम ही मिलेंगे, है ना, क्योंकि कई लोगों को तो थ्योरी ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा आए समय तो उस समय कहना होगा कि x बिलोंग्स टू LHS में है तो इसका मतलब कि वो क्या है? अलग अवयव है, और RHS में है तो इसका मतलब क्या है? अलग अवयव है। अब RHS और LHS इसमें x और y बिलोंग्स टू करके बताते हैं कि अभी हम कह क्या रहे हैं वो समझ में आ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रमाणित करते हैं तो हम लिखेंगे, माना कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर है? अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन के लिए एंड, और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब जब हम इसे अलग अलग अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? x बिलोंग्स टू a एंड, अब ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू, बहुत बढ़िया। अब इस प्रकार से जब हम देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a हो गया, x बिलोंग्स टू b हो गया और x बिलोंग्स टू, तो केवल इन दोनों को ही ब्रैकेट में क्यों रख सकते हैं? हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू। अब जैसे ही हम ये स्टेप अपनाते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? x बिलोंग्स टू a एंड के लिए इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा? b एंड, है ना जी। तो एंड x बिलोंग्स टू c, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एंड के लिए क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा? अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन क्या है? c। तो ये लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c उप समुच्चय है किसका? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? RHS सॉल्व करेंगे तो यहीं पर हम कह रहे थे कि जो हम मान रहे हैं ना x बिलोंग्स टू RHS में, तो आप उसको कहिएगा कि वो अलग अलग अवयव है। क्या है? अलग अलग अवयव है। देखने में तो एक समान अब हो गया ना x x,
तो उसमें तो सुधार अब कर सकते हो आप कॉपी में, वीडियो में सुधार नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि x और x क्या है, अलग अलग अवयव है। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शित ही कर देते हैं। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन के लिए एंड y बिलोंग्स टू c। हो जाएगा इतना, यानी कि y बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से भी और y बिलोंग करता है इंटरसेक्शन c से भी। तो इस स्थिति में अब अलग अलग करेंगे, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन के लिए एंड y बिलोंग्स टू b, ये एंड है ना जी, तो एंड को एंड ही रहने देंगे और ये हो गया y बिलोंग्स टू c। जब ये दोनों एक साथ अगर हो सकता है कि y a से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है और y किससे बिलोंग करता है, c से बिलोंग करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। तो हम क्या करेंगे अब, y बिलोंग्स टू a एंड, और ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू। अब ध्यान देना, y बिलोंग्स टू a ऐसे ही रखेंगे एंड y बिलोंग्स टू b है तो b एंड के लिए इंटरसेक्शन कर देंगे और ये क्या है c। अब ध्यान देना, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो अब हम क्या करेंगे कि y बिलोंग्स टू a एंड के लिए इंटरसेक्शन और b इंटरसेक्शन। अब देखा जाए, ले करके चले RHS, आ क्या गया LHS, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसलिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, सॉरी उप समुच्चय है किसका, तो उप समुच्चय है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का, समीकरण 2। अब जब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c उप समुच्चय है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का, और यहाँ पर है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c उप समुच्चय है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का, तो इस स्थिति में ये दोनों ही मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और इस तरीके से हमने इस नियम को सत्यापित कर दिया। अब आप बताइए कि क्या अंकों के आधार पर इसको प्रमाणित कर सकते हैं, किया जा सकता है ना। तो अंकों के आधार पर इसको प्रमाणित करके लाइएगा, कल हम चेक करेंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। अंकों के आधार पर इसको प्रमाणित करके लाइएगा, ठीक है। आज के मैथ के क्लास में केवल इतना ही, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। नोट कीजिए।